तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री का सेशन हो। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत में सल्तनत राजवंश। सल्तनत में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो सब कुछ मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आप लोगों से, इसके नोट्स भी प्रिपेयर करा चुका हूँ पिछले सेशन में। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने जो एक बैकग्राउंड है कल व परसों उसके बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन हमने उसको स्टोरी की शक्ल में आपको बताया। उसके संबंध में जो नोट्स हैं, जो बातें हमने बोली हैं, वो आपको लिखा ही नहीं। तो अब हम उन्हीं चीज़ों को जो हमने आपको पिछले सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था एमबीटी और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, उन्हीं को हम लिखाएंगे। जैसे उसके मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, जैसे राजधानी परिवर्तन, खुरासान या कराची के जो मिशन हैं वो किस डेट में हुए, क्यों हुए, उनके बारे में किसने क्या किया है, समझे ना। या जैसे कि वो है ना उसका जो राजधानी परिवर्तन है उसके बारे में जियाउद्दीन बनी कहता है कि भाई जो उसने अपनी राजधानी नहीं बदली वो दिल्ली के लोगों को पनिशमेंट देने के लिए बदली। लेकिन इब्न बतूता और जो दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं साहब, उसने जो राजधानी बदली उसका मकसद कुछ और था। ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ें, ये इसके बारे में पूरा तरह से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस सेशन में इन चीज़ों को बार बार दोहराऊंगा नहीं। जो पहले वीडियो है मेरे उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्हीं से जो नोट्स हैं इनसे रिलेटेड वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं गयासुद्दीन तुगलक पर। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सीधे जल्दी से चलूँगा मैं कि ये तुगलक वंश का फाउंडर था। सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक राजा बना था, सुल्तान बना था। और मैंने जैसे पिछले सेशन में आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक को सीमाओं का, जो उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर जो किले थे, उसका कमांडर किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों से लड़ते हुए इसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। इसी के बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब उसका वंश धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो दिल्ली में जो ख़ास अमीर या सरदार थे उन लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक को इनवाइट किया था। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक, पहले सेशन में भी मैंने आपको बताया, कल फिर से बता रहा हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक इस तरह से सभी सरदारों की आम राय पर सुल्तान बनने वाला पहला राजा था। तो सन 1320 में सुल्तान बना। इसका टाइटल था गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका टाइटल था। मंगोलों से लड़ने के बाद ये मशहूर हुआ था, तभी आम लोगों ने इसको टाइटल दिया था गाजी मलिक, यानी कि अत्याचार का नाश करने वाला। सन 1325 में इसकी डेथ हुई। अच्छा, इसकी डेथ के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ऐसा कहा जाता है कि इसकी मौत के पीछे इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश थी। वो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि ये अपनी मौत से कुछ दिन पहले बंगाल के मिशन पर गया था। बंगाल को जीत करके वापस लौट रहा था। जब ये वापस आया तो दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने अपना एक किला बनाया था, या एक नया शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद से करीब 4 मील दूर एक बस्ती है अफ़गानपुर। तो अफ़गानपुर में इसके वेलकम के लिए, किसके? गयासुद्दीन तुगलक के वेलकम के लिए इंतज़ाम किए गए थे। जैसे आजकल होते हैं ना राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, तो नेताजी कहाँ आएंगे, उनको कहाँ ठहराया जाएगा, कहाँ पर उन्होंने भाषण देना, मंच वगैरह बनते हैं ना। तो गयासुद्दीन तुगलक के वेलकम के लिए दिल्ली से कुछ ही दूरी पर अफ़गानपुर में एक लकड़ी का महल बनाया गया। अब हुआ ये कि जैसे ही सुल्तान हाथी पर बैठ कर के उस लकड़ी के महल में एंटर करता है, वो महल जो है भरभरा कर गिर गया। सुल्तान भी और उसके साथ बहुत सारे लोग उसमें दब के मर गए। लेकिन इसी मौके पर, इससे कुछ ही समय पहले जिसने ये लकड़ी का महल बनाया था, मलिक अयाज, वो भी बाहर निकल गया। उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके जो खास वफादार थे वो भी बाहर निकल गए थे। बहाना क्या था? नमाज़ पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। तो जब ये सारे लोग निकल गए और जिसने ये लकड़ी का महल बनाया था उसे बजाय पनिशमेंट देने के मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद उसको विशेष पद दिए। इससे ये शक की बू आती है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपने पिता की हत्या में या उसके पिता की हत्या की साजिश में वो शामिल था। खैर जो भी है, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है सुल्तान ने लोगों की भलाई पर ध्यान देना शुरू किया। इससे पहले क्या होता है ना, आम तौर पर जो सल्तनत स्टेट रही हो या हमारे जो राजपूत राजा रहे हो, कुछ एक एक्सेप्शंस या कुछ अपवादों को छोड़ करके राजाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा शासन करने पर ध्यान दिया है, वसूली करने पर ध्यान दिया है, लोगों की भलाई पर कम से कम ध्यान दिया। भारत में जब मुस्लिम राजे आए तो इनमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने लोगों की भलाई करने पर ध्यान दिया। उसमें क्या शामिल था? जैसे फसलों में सिंचाई के लिए नहरें, कुएं और तालाब खुदवाना है, पुलें और सड़कें बनाना है। तो एक हल्की सी शुरुआत हुई लोगों की भलाई करने के लिए।
अच्छा, इसी के समय में एक शब्द आता है रस्म मियान। रस्म मियान या हाले हासिल या जमा दामी। गयासुद्दीन तुगलक ने इस पॉलिसी को शुरू किया था। इससे पहले क्या होता था कि लगान जो वसूला जाता था अनुमान के आधार पर वसूला जाता, एस्टिमेट, कि भाई इतनी ज़मीन है ये, इसमें सालाना इतना अनाज हो जाता होगा, साल में 2 फसलें होती हैं, 2 फसलों में इतना अनाज हो जाता होगा, तो हमारा हिस्सा इतना होगा। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इस रिवाज को पलट दिया। उसने कहा फसल, जितनी फसल होगी खेत में ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वसूला जाएगा, कम होगी तो कम वसूला जाएगा, जिससे किसान पे बोझ ना पड़े। ज़्यादा हो तो किसान को तो फ़ायदा ही हो, साथ ही साथ सरकार को भी ज़्यादा मिले, सरकार को भी फ़ायदा हो। और अगर कम वसूली हो जाए तो सरकार को भले ही लॉस हो जाए लेकिन किसान को लॉस ना हो। इस सिस्टम को कहा गया कि वास्तविक उपज के आधार पर वसूली। तो इसने वास्तविक उपज के आधार पर वसूली की, जिस सिस्टम को नाम दिया गया रस्म मियान या हाले हासिल या जमा दामी। ओके, मैंने लिख दिया है भूमि में एक्चुअल पैदावार के अकॉर्डिंग लगान वसूली। उसके बाद इसने 2 मौक़ों पर कुछ बातें कहीं जो इसकी सोच को दिखाता है। इसने क्या कहा कि इसने अपने जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे या अपने जो वारिस थे उनसे कहा कि आप जो है अचानक लगान को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ। उसने कहा अचानक लगान बढ़ाने से किसान की कमर टूट जाएगी। कमर टूटना मतलब मुहावरा हो गया, बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा इसलिए लगान धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। उसने कहा था कि 1 साल में ये जो लगान आप बढ़ाते हैं उसकी दर 1/10 या 1/12 से ज़्यादा ना हो जो आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इससे इसकी जो सोच है वो पता चलता है कि ये लोगों का भला करना चाह रहा था। आगे चलते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली के उस दौर के प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे, लेकिन इनमें और गयासुद्दीन तुगलक में बनती नहीं थी। या ये कह सकते हैं, देखो जो संत है वो तो किसी का बुरा चाहता नहीं है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो था वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से नाराज़ रहता था। उसकी नाराज़गी की वजह से एक तो पैसा थी, है ना, और दूसरा कहीं ना कहीं जो गयासुद्दीन तुगलक था वो शक करता था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उन लोगों के साथ शामिल हैं जो मेरे खिलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि गयासुद्दीन तुगलक का खुद का बेटा जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक इन्हीं सूफ़ी संत का मुरीद यानी कि शिष्य भी था। खैर जो भी है, तो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे ये, गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुए हैं। इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जो है वो जूना खां है। सुल्तान ने इस पर बगावत का आरोप लगाया, और जब सुल्तान बंगाल से लौट रहा था तो उसने एक मैसेज भिजवाया कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो निज़ामुद्दीन औलिया से हिसाब किताब करूँगा। इशारा ये था कि मैं पनिशमेंट दूंगा। ये बात अमीर खुसरो ने, गयासुद्दीन तुगलक अमीर खुसरो ने, जो मुरीद हैं अमीर खुसरो, उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सामने ये बात रखी कि भाई ऐसा सुल्तान ने ये संदेशा भिजवाया है कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं आपसे निपटूँगा। तब निज़ामुद्दीन औलिया के मुंह से शब्द निकले थे पश्तो भाषा में, हुनूज दिल्ली दूरस्तों। पश्तो भाषा कहाँ चलती है? अफ़गानिस्तान में। तो हुनूज दिल्ली दूरस्तों, इसका मतलब है अभी दिल्ली दूर है। तो इससे कुछ इतिहासकार इस लाइन से ये निकालने की कोशिश करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की साजिश में कहीं ऐसा तो नहीं है, इनका भी हाथ था। सच्चाई क्या है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। तभी से ये कहावत बनी है अभी दिल्ली दूर है। तो अभी दिल्ली दूर है किसने कहा? निज़ामुद्दीन औलिया ने। किससे कहा? अमीर खुसरो से। किसके बारे में कहा? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है ना। अच्छा, हर सवाल में आपको नहीं लिखाया जा सकता, आपने इन चीज़ों को ध्यान से सुनना है, उसी में से क्वेश्चन जनरेट होंगे, है ना। अब गयासुद्दीन तुगलक की मौत जो हुई लकड़ी के महल में दबकर हुई, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। अब उसके बाद जो राजा बनता है, सुल्तान बनता है, वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इसके बचपन का नाम था जूना खां, और गयासुद्दीन तुगलक इसको प्यार से कहता था उल्गू, इसका पेट नाम था उल्गू। अब मोहम्मद बिन तुगलक की खूबियाँ ये थी कि ये बहुत ही उच्च शिक्षित था। अब देखो ये गलती बोल दी मैंने, या तो मैं उच्च शिक्षित बोलूँ या बहुत ही शिक्षित बोलूँ। तो ये उच्च शिक्षित था, गणित, तर्क, दर्शन, विज्ञान, खगोल, भूगोल का ये विद्वान था, स्कॉलर था। ठीक है। 1325 में पिता की मृत्यु के बाद ये सुल्तान बना। अपने दौर का, बल्कि आज तक भी मैं कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान इतिहास में कोई और दूसरा हुआ नहीं। इसके समय में नई नई चीज़ें उभरी। क्या नई चीज़ें उभरी? मोहम्मद बिन तुगलक जो था पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धार्मिक कट्टरता पर रोक लगाई। अभी तक क्या है, किसी भी धर्म के राजा हों अपने धर्म को ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया करते थे, लेकिन इसने इस परिपाटी को चेंज कर दिया। अत्याचार की, धर्म के नाम पर अत्याचार की नीति को इसने उलट दिया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं होगा। यही कह सकते हैं कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है या धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है वो इसने शुरू की। धार्मिक कट्टरता पर इसने रोक लगाई। हिंदुओं को भी उनके धर्म की आज़ादी दी।
वो भी आज़ादी से अपने धर्म के रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। होली दिवाली जैसे जो त्यौहार हैं वो सार्वजनिक रूप से आम जनता के साथ मिलाए। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों, जिसमें होली दिवाली शामिल है, उनको आम जनता के साथ मनाया, सेलिब्रेट किया। गुजरात में गया ये, गुजरात में इसने मंदिरों का दर्शन किया और गुजरात में बहुत से जैन मंदिरों को इसने दान भी दिया। हिंदुओं और उस समय हालांकि ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, उच्च जाति निम्न जाति ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं तो कहते हैं। तो उस समय जो हिंदू थे या जो निम्न जाति के लोग थे, जिन्हें हम आकुलीन या निम्न कुल में जन्मे लोग कहते हैं, हिंदुओं और निम्न जाति कहे जाने वाले लोगों को भी इसने सेना और प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद दिए। अच्छा, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी हल्की सी शुरुआत कर दी थी। उसने भी हिंदू और अकुलीन लोगों को सेना और प्रशासन में पद देने शुरू किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे ये काम जो किया इसी ने किया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किस सुल्तान ने सबसे पहले हिंदुओं को भी और नीची जाति कहे जाने वाले लोगों को भी सेना और प्रशासन में ऊंचे पद दिए, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। AD के माने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये ऐसा दूसरा सुल्तान था जिसने उस समय के धर्मगुरुओं यानी कि मुस्लिम उलेमाओं को राजनीति में दखल देने से मना कर दिया। इसने कहा भाई राजकाज करना राजा का काम है, ये अलग काम है, और तुम अपने धर्म के काम से रखो, हमें राजनीति करने दो। यानी कि राजनीति में या राजकाज में या प्रशासन में इसने उलेमाओं को दखल देने नहीं दिया। ठीक है। अब किसी सूफी संत की दरगाह के दर्शन करने वाला ये पहला सुल्तान था, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। तो उनकी दरगाह की ज़ियारत करने वाला ये पहला सुल्तान था। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई किसने थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत जो थी पूरे भारत में फैल गई। अब इसी के समय में भारत में धार्मिक एकता को बढ़ावा मिला। अभी तक जो धर्म के आधार पर विभाजन था वो टूटने लगा। इसी के समय में निम्न जाति और हिंदू वर्ग के जो योग्य लोग थे उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिला। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के समय में, आज जो तेलंगाना है उसका पुराना नाम है वारंगल, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ पर जो राज था वो काकतीय वंश के लोगों का था। काकतीय वंश के लोगों ने करीब 600-700 साल तक राज किया है, जिनके एम्पायर का नाम था वारंगल। आज का जो आंध्र प्रदेश है ना, आज का जो तेलंगाना, सॉरी पूरा का पूरा तेलंगाना, कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्से, कुछ MP छत्तीसगढ़ के भी हिस्से, उसका नाम था वारंगल। जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान नहीं बना था, ये राजकुमार था, सुल्तान इसका पिता था, तो इसने वारंगल पर अटैक किया था और उसे जीत करके दिल्ली सल्तनत पे मिला दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, कई क्वेश्चन बनते हैं कि नर्मदा को पार करके या दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। वो सुल्तान नहीं था उस समय, वो भी एक इक़्तादार था, राजकुमार तो था नहीं, इक़्तादार था। तो नर्मदा को पार करके दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला तुर्क जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उसने पूरे दक्षिण भारत को रोन दिया, लेकिन उसने दक्षिण भारत की या नर्मदा के पार किसी भी रियासत को अपने एम्पायर में मिलाया नहीं, केवल लूट मार करता रहा। जैसे महमूद गजनवी आता था ना लूट मार करने के लिए, वैसे ही इसकी सेना दक्षिण भारत को लूट मार करती थी और लूट करके चली जाती थी। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय में पहली बार ऐसा हुआ कि दक्षिण भारत की कोई रियासत दिल्ली सल्तनत में मिली, और ये जो रियासत दिल्ली सल्तनत में मिली उसका नाम था वारंगल। ठीक है ना। किसने मिलाई? राजकुमार जूना खान ने। ठीक है ना, क्योंकि ये उस समय राजकुमार था। इसके बाद इसने जो उड़ीसा का उस समय नाम था जाजनगर के राजा को हराया, उसको भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और राजकुमार रहते हुए ही इसने महाराष्ट्र में देवगिरी पर भी हमला किया और देवगिरी को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जब ये राजकुमार था, देवगिरी में जब ये था, महाराष्ट्र में जब ये था, ये साउथ में जब ये था, तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर ज़िला है उसमें है देवगिरी। अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे, चलिए खैर छोड़िए, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िला जो है वो भारत के लगभग बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है ना। यहीं पर थी देवगिरी रियासत, या देवगिरी के नाम से राजधानी थी देवगिरी, और उसकी जो रियासत थी वो महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक फैली हुई थी। तो देवगिरी को इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और जब ये सुल्तान बना, अपने पिता की मौत के बाद जब सुल्तान बना, तो इसने पूरे भारत को कब्जे में ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत का या दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर था वो सबसे बड़ा था। इसके समय में कुल 23 प्रांत थे। बाद में दिल्ली की जगह इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इन चीज़ों को मैं पहले सेशन में बता भी चुका हूँ, और अब जो नेक्स्ट सेशन में वो बनाऊंगा मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, तो उसमें और मैं ज़्यादा डिटेल से आपको बढ़ाऊँगा। इसने क्या किया कि
खलीफा को शुरुआत में इसने मान्यता नहीं दी, लेकिन बाद में खलीफा को भी इसने मान्यता दे दी। दक्षिण भारत में देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र को राजकुमार रहते हुए इसने हेडक्वार्टर बनाया था, मैंने अभी आपको बताया। सुल्तान बनने के बाद इसने देवगिरी को नया नाम क्या दिया, दौलताबाद, और दौलताबाद को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, इसने सोने और चांदी के सिक्कों की जगह नहीं, उन्हीं के अनुसार सोने और चांदी के सिक्के बंद नहीं किए, सोने चांदी के सिक्के भी चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के वजन के अनुसार, जितना वजन उनका था उन्हीं के वजन के समान इसने तांबे और पीतल के नए सिक्के भी जारी किए। प्रसिद्ध जैन संत थे इसके समय में, जिन प्रभा सूरी, इनको इसने संरक्षण दिया था। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है, खास करके ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनको मैं और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।